हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल लिटरेचर चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम आपको 10th क्लास के सोशल साइंस के बुकलेट सिस्टम हम बात कर रहे हैं। और हम आपको बताए थे कि आपको अभी जो है हम बुकलेट सिस्टम से सारे जो है क्वेश्चन का ये करेंगे, आपको दिखाएंगे और इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में आप ले सकते हैं। तो आपको जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम में जिस तरह का कॉपी रहेगा उसी तरह का सेम टू सेम कॉपी बनाया गया है। इस कॉपी के जो भी यहाँ पे सामान्य निर्देश हैं इन सबों को आप देख सकते हैं, या तो इनको पॉज करके यहाँ पे ये सब चीज़ को देख सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को हम ये बताएं कि इसका जो है पीडीएफ अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट पे कर चुके हैं या जो भी टीचर पे कर चुके हैं उनको तो ये पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। लेकिन जो अभी लेना चाहते हैं उनको थोड़ा सा कुछ ये करना पड़ेगा, पैसा पे करना पड़ेगा, तभी जाकर वो मिल जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020-21 सेशन में हम बात करेंगे इनका, और आपको आंसर भी मिल जाएगा और आप प्रैक्टिस के लिए इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम ये करेंगे, इसमें वीडियो ये करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट कर रहे थे कि सर 10th क्लास का वीडियो नहीं दे रहे हैं, और बहुत सारे गार्जियन भी। तो उन सबों को बता दें कि क्योंकि हमको थोड़ा सा और दूसरे कुछ काम भी रहते हैं, तो उन सबको देखते देखते थोड़ा बहुत वीडियो हर रोज़ नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगेंगे आपसे। और भी कुछ दिन से अभी गर्मी भी थोड़ा सा तेज़ तराब था, तो उसके चलते थोड़ा सा और वीडियो में शूट नहीं हो पा रहा था। तो अब खैर जो जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा ये होगा, ठंडे का शुरुआत आएंगे, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ डेली 10 क्लास का वीडियो और बोर्ड में बना के वीडियो आप देना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस चीज़ को देखिए, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। उसके बाद नीचे जो है बेत मिन्हा क्या है, ठीक है। ये सब आपका जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहिष्कार आंदोलन का क्या अर्थ था, यानी बहिष्कार आंदोलन जो था उसका क्या अर्थ था, बाइकआउट जिसको हम कहते हैं। राष्ट्रवादी संघ में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी करें। राष्ट्रवादी जो ये है संघर्ष है उसमें महिलाओं का क्या क्या भूमिका रहा था उसके पर टिप्पणी करना होगा आपको। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पे है खिलाफत आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। खिलाफत आंदोलन जो है उसके ऊपर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना होगा। रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन करें। रॉलेट एक्ट को थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि जब हमारे देश में आंदोलन जोड़ पकड़ लिया था, यानी आंदोलन एक बहुत तेज़ तरफ चल रहा था, तो उस टाइम जो है अंग्रेज़ सरकार यानी अंग्रेज़ के गवर्नमेंट में कुछ ऐसे कानून बनाए थे जिनमें वो कानून में बताया जा रहा था कि आदमी 5 से आदमी या 10 आदमी को एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, और उनको बिना वजह, बिना कोई पूछताछ किए, बिना कोई जुल्म के उसको ये करके नोटिस दिए बिना वो जेल रख सकते हैं, जेल दे सकते हैं। तो इस तरह का कानून बनाया गया था, तो जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाते हैं। और इसको गांधी जी ने ये काला कानून के नाम से भी पुकारा था कि ये कानून जो है काला कानून है, ये कोई कानून आदमी के लिए नहीं है। तो इस तरह करके वो बात बताए थे। विश्व युद्धों के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसको थोड़ा सा हम डील कर दें। विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था। जिस टाइम विश्व युद्ध हो रहे थे उस टाइम अंग्रेज को बहुत सारे हथियार का निर्माण करने का ज़रूरत था, हथियार बनाना था। तो उनमें जो है हथियार बनाने के कारखानों में बहुत सारे इंडियन को नौकरी लगे थे, बहुत सारे इंडियन कर्मी मजदूर सब कोई काम कर रहे थे। और उनमें जो है अंग्रेज़ हमारे इंडिया को थोड़ा सा ध्यान यहाँ से हटा लिया था, क्योंकि वो युद्धों के लिए रेडी हो रहे थे। तो उस टाइम हमारे इंडिया में काफ़ी जो है औद्योगिक निर्माण हुआ था, बहुत सारे फैक्ट्री लगे थे, बहुत सारे ये बने थे। तो यही सब चीज़ है। जब इसको आपको आंसर ये करेंगे तो एक आपको सिस्टमिक ढंग से उसमें लिखा हुआ आंसर मिलेगा, तो जाकर आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ हम थोड़ा सा आपको थॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको महामंदी जो है उसके ऊपर अर्थव्यवस्था पर जो है व्याख्या करते हुए आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जी हो मिन्हा मार्ग पर वियतनामियों का ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया, यानी किस तरह वो लोहा लिया। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे 7 नंबर जो है यहाँ पे कुछ चिन्ह आपको दिखाना है कि कलकत्ता कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, किस जगह में है, ये सब चीज़ों को आपको दिखाना है भारत के मानचित्र संसार के मानचित्र पर।
यहाँ से शुरू होता है आपका भूगोल। भूगोल जो है 18 नंबर से शुरू होता है। यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती यानी जिसको हम रोपण खेती बोलते हैं, यानी लाइन लाइन करके जिसको बोना जाता है तो उसी को सीढ़ीदार खेती बोला जाता है। तो किस राज्यों में ये होते हैं। निम्नों में से कौन सा एक फलीदार फसल है। एक फलीदार फसल इनमें से कौन सा है। मिट्टी के संरक्षण से आप क्या समझते हैं। मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, बांध क्या है। वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करती है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। उसके बाद यहाँ पे है, वन और अन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे थार मरुस्थल को और पूर्वी तटीय मैदान को यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में विभाजन के समय भारत और ... में भयावह सांप्रदायिक दंगा हुए थे। तो भारत विभाजन के समय श्रीलंका का तो विभाजन हुआ नहीं था, पाकिस्तान का हुआ था। यहाँ पे पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए ... के लिए एक चुनौती रही है। यानी किसके लिए चुनौती है। लोकतंत्र के लिए चुनौती है या संसद के लिए चुनौती है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की जातीय बनावट की व्याख्या करें। यानी बेल्जियम जो देश है उसमें भी हमारे देश की तरह सत्ता की साझेदारी यानी होते हैं वहाँ पे। तो समाज की जातीय बनावट की व्यवस्था के लिए ये कर रहा है। संघीय शासन व्यवस्था की संपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख करें। संघीय शासन व्यवस्था जिसको हम लोग फेडरलिज्म कहा जा सकता है, इस संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिक करेंगे, समझाएंगे। जिसके भारत बोल के कोई एक जगह नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक थोड़ा सा जगह को हम झारखंड बोलते हैं, थोड़ा सा एक जगह को हम बिहार बोलते हैं, थोड़ा सा एक जगह को हम यूपी बोलते हैं, थोड़ा सा एक जगह को हम क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो इनमें सबको मिला के क्या होता है, केंद्र बनता है, यानी भारत बनता है। तो यही होता है संघीय शासन व्यवस्था। यहाँ का कुछ शासन व्यवस्था अलग है, यहाँ का शासन व्यवस्था अलग है, यहाँ का शासन व्यवस्था अलग है। इनमें अलग लोगों का या अलग पार्टी का पावर हो सकते हैं और सबको मिला के फिर एक पावर काम करता है जिसको हम बोलते हैं केंद्र। तो यही होता है संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तो संघीय शासन व्यवस्था में ये अगर केंद्रों का भी बात इन लोग को सुनना पड़ेगा, इनका बात भी केंद्र को सुनना पड़ेगा। यही होता है संघीय शासन व्यवस्था। जैसे उसके बाद यहाँ पे है, दबाव समूह की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आधुनिक लोकतंत्रों राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चलाया जा सकता है। आधुनिक लोकतंत्र जो है राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। राजनीतिक दल तो होना ही चाहिए। सामाजिक विभाजन अधिकांश जन्मजात पर आधारित होता है, व्याख्या करें। सामाजिक विभाजन जो होते हैं अधिकांश जन्मजात पर ही क्या होते हैं, आधारित होते हैं, क्यों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। देखिए, दबाव समूह और राजनीतिक दल क्या होते हैं। दबाव समूह एक चीज़ होता है कि एक समूह होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव देते हैं। ये आपका जो है एक छोटा सा समूह होंगे, ये चाहे राजनीति से आकर हो या राजनीति से नहीं हो, बगैर राजनीति से भी हो सकता है, राजनीति से भी हो सकता है। लेकिन इसमें जब दबाव समूह होगा तो उसमें कोई दबाव समूह का कोई एक राजनीतिक दल का देकर नाम उल्लेख नहीं होगा। उसमें एक संस्था का नाम या एक यूथ का नाम देकर वो काम कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए अभी कुछ जवान लड़का जो है अभी बीएड फीएड करके पीजी करके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि बेरोज़गार हैं, तो ये लोग एक आंदोलन करेंगे। तो सभी का कोई किसी न किसी पार्टी से, राजनीतिक दलों से सभी का लिंक हो सकता है या लिंक होगा भी, लेकिन उन लोग का कोई राजनीतिक दल उल्लेख नहीं रहेगा। लेकिन वो लोग क्या करेंगे कि भारत सरकार हम लोग को नौकरी दे या करे, वो करे, दबाव ये पेश करेगा वो गवर्नमेंट के ऊपर। और जब वो अपने मांग को लेकर दबाव करेंगे और वो मांग जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो चलते रहेगा। जैसे वो मांग हो जाएगा तब फिर वो बैठ जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसी को हम बोलेंगे दबाव समूह। राजनीतिक दल क्या होते हैं,
जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, फिर अपोजिशन में आते हैं, कभी वो रोलिंग में आते हैं, तो उसी को हम राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है। शासन की संघीय एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, विकास से आप क्या समझते हैं, डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, बेरोजगारी क्या होती है, वस्तु विनिमय किससे कहते हैं। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है जैसे हम आपको कुछ बोल रहे हैं और आप उस चीज़ को सुन रहे हैं और सुनने के बाद वो समझ रहे हैं, तो हम अपनी अनुभूति को जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो यही चीज़ होता है क्या, विनिमय करना। तो जब हम वस्तु को लेते हैं तब उसके बदले हम कुछ देते हैं, तो उसी चीज़ को बोला जाता है विनिमय, जिसको हम परचेज भी बोल सकते हैं, खरीदारी भी बोल सकते हैं दूसरी भाषा में। निजी क्षेत्र का उदाहरण दे। निजी क्षेत्र क्या क्या, उसका उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा है। प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। उसके बाद विकास में ऋण की भूमिका की विवेचना या विश्लेषण करें। देखिए, इस चीज़ थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि विकास के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। कितने भी बड़े आदमी, बड़ी कंपनी भी देख लीजिए, जितनी भी फैक्ट्री वो देख लीजिए, हर ना कोई सारे लोग ऋण लिए हैं बैंक से, सब कोई कर्जा लिए हैं। जब तक आप कर्जा नहीं लेंगे तब आप विकास नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए आपके पास अगर अभी 100 रुपया है और आप एक बिजनेस करना चाहेंगे, तो उन सब का नहीं होगा। ये 100 रुपया का अगर मान के चले एक छोटा सा बिजनेस कीजिएगा जिसमें पापड़ बना के बेचिएगा। ठीक है। अब उनमें क्या होगा कि आपको एक दिन में 20 रुपये मुनाफा होगा, फिर 20 रुपये का पूंजी लगा दिया, फिर एक दिन में 140 रुपया होगा। तो लगभग आपको महीना में जाते जाते बहुत कम अमाउंट आपका जो है डेवलप करेगा। लेकिन मान के चलिए उसी समय आप किसी से 10,000 रुपये अगर उधार ले रहे हैं, अब 10,000 रुपये का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो है ग्रोथ तेज़ी से आएंगे और एक महीना के बाद ही आप 10,000 रुपया रिटर्न कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो यही होता है कि ऋण में जो है विकास काफ़ी तेज़ों से ये हो रहे हैं। अगर आप आगे चलकर अगर मैट्रिक के बाद आप बिजनेस करना चाहेंगे या आगे चलकर चाहेंगे, तो इन सब चीज़ों का अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका है। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की बहुत हद तक भूमिका होते हैं। अगर बैंक सही ढंग से या सुचारू रूप से चलेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था है जो काफ़ी तेज़ी से आगे ग्रो करेगा। इसमें बैंक के बहुत बड़ी भूमिका होते हैं देश की अर्थव्यवस्था के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, विकास मापने का UNDP का मापदंडों किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंडों से अलग है, यानी विश्व बैंक जो मापदंड करते हैं उससे किस तरह अलग है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन तो और है नहीं, यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन, और इसमें 3 क्वेश्चन और था लेकिन शायद वो एक पे छूट गए होंगे। तो आई होप हम आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो ज़रूर आप लाइक करें, और इसके बाद और आपको थर्ड सेट देंगे, आंसर भी देंगे। उसी तरह फिर मैथ का हम आपको मॉडल से बुकलेट सिस्टम देंगे, साइंस का देंगे, हर सब्जेक्ट का देंगे। और सितंबर के आखिरी तक में आपको हम सारे सब्जेक्टों का जो नए पैटर्न अभी तक आ चुके हैं हमारे, यानी 2020-21 में, तो इस पैटर्न के आधार पर हम आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके बना के पूरा मॉडल क्रिएट करके कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन चैप्टर आपका रिड्यूस किया गया है, सारा चीज़ आपको देकर हम ये करेंगे। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।